आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी के लिए जो फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हम पूरे क्वेश्चन का डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंडामेंटल हमारा 5 दिन का टॉपिक बना हुआ है, यानी कि हम 5 दिन टोटल फंडामेंटल के बारे में ही पढ़ेंगे, फंडामेंटल का ही टॉपिक पढ़ेंगे 5 दिन टोटल। ओके, तो हम पहले आज शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, शुरू में क्या फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल तो मतलब होता है मौलिक। देखिए, कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज हैं, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उसको फंडामेंटल में पढ़ा जाता है। कंप्यूटर कब बना, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, इसके कौन कौन से वर्जन हैं, ये सारे जो बेसिक नॉलेज आते हैं ना वो फंडामेंटल में आते हैं। ओके, तो हम फंडामेंटल में पढ़ लेंगे इस चीज़ को। देखिए, तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक नॉर्मल डिफिनीसन होता है कि कंप्यूटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा पे कार्य करके उसका उचित मान प्रदान करती है। ओके, उसके बाद से आता है आपका कि बहुत देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, जो आप लोग बताया, क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन जो पूछता है वो ऐसा पूछता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, मतलब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करता है उस जनरेशन से करता है। ओके, तो कंप्यूटर के अभी तक आपने 5 जनरेशन नहीं पढ़ा होगा और वहाँ पे 5 जनरेशन ही पूछता है वो, जैसे कि आपने बुक जो पढ़ा होगा तो उसमें 5 जनरेशन तक ही दिया है और 5 जनरेशन तक कई क्वेश्चन भी पूछता है, जिसमें आपका फर्स्ट जनरेशन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है, बस समझ लीजिए कि सबसे बड़े कंप्यूटर किस जनरेशन के थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा कंप्यूटर था वो आपके फर्स्ट जनरेशन में हुआ करते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन में हुआ करते थे। ओके, उसके बाद से पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम क्या था। ओके, तो ENIAC, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम था। ओके, याद रखिएगा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, थर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो इस तरह का पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस धातु मतलब किस चीज़ का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब देखिए, मैंने तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब पूरा लिखा हुआ है आपके आंसर में, लेकिन वहाँ पे पूरा वैक्यूम ट्यूब नहीं लिखता। वहाँ पर लिखने की प्रक्रिया उसकी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, लिख भी लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे बोलता है कि जो डायरेक्ट वैक्यूम बोलेगा या ट्यूब बोलेगा या वल्व बोलेगा। ओके, वैक्यूम, ट्यूब, वल्व तीनों अलग अलग बोलता है, या हो सकता है कि तीनों एक साथ दे दे, या हो सकता है कि तीनों अलग अलग दे दे, या हो सकता है कि ये दोनों एक साथ दे दे, या हो सकता है कि ये और बल्ब एक साथ दे दे, और हो सकता है कि ये और ये एक साथ दे दे। मतलब कोई भी चीज़ पूछेगा तो एक साथ, ज़रूरी नहीं कि एक साथ पूछेगा और ज़रूरी ये भी नहीं कि अलग अलग पूछेगा। ओके, उसके बाद पूछता है कि ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस सन में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो अभी देख रहे हो ना, आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना, और वो जो नहीं आता है पेपर में तो फिर मेरे को बताना, कमेंट कर देना कि नहीं आया था पेपर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये पेपर में नहीं है, क्योंकि जितना बार हम गए हुए हैं, मतलब कि हम हर महीने जाते हैं, तो मुझे पता है कि यह क्वेश्चन, इसमें से ज़रूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे। जो 5 मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको यहाँ पे, किस मतलब कौन से जनरेशन के कंप्यूटर सबसे बड़े हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम ENIAC। फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। जरूरी नहीं कि आपसे सारा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ठीक है, ओके, तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन क्लियर हो गया। ओके, फर्स्ट जनरेशन 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड जनरेशन से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे। तो सेकेंड जनरेशन में आपका जो था, सेकेंड जनरेशन में, हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो मशीनी लैंग्वेज था। ओके, बाइनरी नंबर और मशीनी लैंग्वेज। बाइनरी नंबर का वीडियो मैंने एक बहुत पहले बना कर डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा।
ओके, वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है और अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है कि पूछ दे। तो पूछेगा क्या कि सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ओके, तो ट्रांजिस्टर हो गया, लेकिन सेकेंड जनरेशन का अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आते हैं। हाँ, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक बना था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का पीरियड क्या है। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि यह हर बुक में अलग अलग ड्यूरेशन में दिया गया है। यानी कि फर्स्ट जनरेशन किसी बुक में 1940 से 1956 तक दिया है, किसी बुक में 1945 1956 तक दिया है, किसी बुक में 1946 1956 तक दिया है, किसी बुक में 1945 1960 तक दिया है। इसलिए इसका ड्यूरेशन नहीं पूछेगा। ओके, तो पूछेगा नहीं, पूछता ही नहीं है। ओके, तो सेकंड जनरेशन भी हो गया हमारा, फर्स्ट जनरेशन भी, थर्ड जनरेशन। अब पूछता है कि थर्ड जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया गया था। ओके, अब पूछता है कि आईसी का फुल फॉर्म बताइए। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछता है आईसी को किसने बनाया। तो जैक किल्वी, जीएस के लिए भी देता है, जैक के लिए भी देता है। तो आप देखिए जो ऑप्शन में रहेगा जैक किल्वी या जीएस के लिए, दोनों में से लगा दीजिएगा। हाँ, एक जीएस के लिए भी देता है, जैक के लिए भी देता है, और जो इनमें से कोई एक ही देगा, जीएस के लिए भी दे या जैक के लिए भी दे, तो हम एक ही लगाएंगे। और इसके साथ में और जो सिंगल दिया तो ठीक है, और दो नाम देता है तो दो नाम में एक और नाम देगा, रॉबर्ट नॉइस। ओके, तो रॉबर्ट नॉइस को भी हम लोग इसके अंतर्गत लिख लेंगे। ओके, आईसी का यूज़ किया गया था आपका थर्ड जनरेशन में। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी को बनाने वाले जो थे उनका नाम था रॉबर्ट नॉइस और जेएस किल्वी। ओके, तो हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ठीक है, ओके, बाकी अब हम बात करते हैं कि ये फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या चीज़ लगाया गया था। तो फोर्थ जनरेशन में LSIC, ठीक है, हाँ, LSIC फोर्थ जनरेशन लगाया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि फोर्थ जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में LSIC का यूज़ किया गया था। ओके, फोर्थ जनरेशन में LSIC का यूज़ किया गया था, ठीक है, यूज़ किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया था। तो फिफ्थ जनरेशन में आपका जो आता है, देखिए AIC है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। और इन सब का फुल फॉर्म पूछ दे, इन सब का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। और इसका पूछता है फिफ्थ जनरेशन में ULSIC या VLSIC या AI। ओके, जो आपका फिफ्थ जनरेशन है, जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें इतना सारा पूछता नहीं, यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो देखिए जो पूछ दे कि VLSIC या ULSIC या VLSIC या AI, तीनों एक साथ देगा, या हो सकता है कि VLSIC एक साथ दे दे, अगर अलग दे दे, ULSIC अलग दे दे और AI अलग दे दे। कि AI का यूज़ किस जनरेशन में हुआ था। तो AI का यूज़ फिफ्थ जनरेशन में हुआ था, VLSIC का भी यूज़ फिफ्थ जनरेशन में हुआ था, ULSIC का भी यूज़ आपका फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। ओके, इन सब का फुल फॉर्म देखिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यू से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यानी कि जो हमारा यू है लिख लीजिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा लगभग जनरेशन का जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। इतना क्वेश्चन पूछता है जनरेशन से, जो हमने जनरेशन क्लियरली पढ़ लिया है। तो 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए कि कंफर्म है, 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके,
ठीक है ना। तो देखिए हाँ, एक क्वेश्चन और कर देता है कभी कभी भूल करके कि मार्क MARK मार्क 1 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो मार्क 1 भी आपका फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ओके, तो मार्क 1 भी आपका फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ये तो क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। तो जनरेशन हम लोग क्लियर कर लिए हैं। जनरेशन के बाद से आते हैं अब कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं उसमें। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार जो होते हैं वो दो तरीक़ों से मापे जाते हैं। पहला कार्य के आधार पर और दूसरा साइज़ के आधार पर। तो जो हम साइज़ की बात करें तो साइज़ के आधार पर आपको होता है ये जो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये साइज़ के आधार पे है। सबसे छोटा मिनी होता है, उससे बड़ा सबसे छोटा माइक्रो होता है, उससे छोटा मिनी होता है, उसके बाद मेन फ्रेम होता है, उसके बाद से सुपर होता है। अगर हम कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला होता है डिजिटल। ओके, ये 3 कंप्यूटर आपके कार्य के आधार पर मिलते हैं और ये 4 कंप्यूटर आपके साइज़ के आधार पर मिलते हैं। और जो हम इन चारों की बात कर लें, ये चारों डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर के ये चारों रूप हैं। देखिए, सबसे छोटा कंप्यूटर ये होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है। अब बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि साइज़ में बड़े होते हैं, साइज़ में नहीं, नेटवर्क में बड़े होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी, चलिए ठीक है, एक बात करते हैं, मुकेश अंबानी कि भारत के बहुत ही बड़े आदमी हैं। तो बहुत बड़े आदमी तो कितने बड़े होंगे, 60-70 फुट के या उससे अधिक, नहीं ना। तो जैसे कि जो वही इनके साइज़ होती है ना, साइज़ इनकी नेटवर्किंग पर डिपेंड करती है। जैसे मुकेश अंबानी की नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, तो उनकी साइज़ नहीं बड़ी है, उनका नेटवर्क बड़ा है। तो उसी तरह से ये इनके साइज़ ना सेम होते हैं, फ़र्क इतना होता है कि इनका नेटवर्क बड़ा होता है। ओके, तो इनका नेटवर्क बड़ा होता है ना, तो माइक्रो कंप्यूटर का नेटवर्क सिंगल होता है, यानी कि यह सिंगल काम करता है। इसमें कोई भी अलग से कंप्यूटर हम ऐड नहीं करते हैं। ओके, मिनी कंप्यूटर में हम कोई कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं, 2 या 2 से कंप्यूटर एक साथ ऐड करके चला सकते हैं। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर, यानी कि कई सौ कंप्यूटर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो कि डाटा को डिजिटली लेकर के डाटा को आंकड़े में लेकर के कार्य करता है और रिजल्ट डिजिटल में देता है। ओके, एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डेटा को सिग्नल में लेता है, यानी कि सिग्नल में लेकर के डेटा को हो सकता है तो डिजिटल में रूपांतरित भी कर सकता है और नहीं तो सिग्नल में ही देता है। जैसे कि आपने कंपास वगैरह या रडार वगैरह देखा होगा, तो रडार वगैरह जो होते हैं वो डेटा को सिग्नल में लेकर के जो आउटपुट देते हैं या रिजल्ट देते हैं वो डिजिटल में देते हैं। ओके, और जो हम थर्मामीटर की बात कर लें या कैंपास की बात कर लें, तो कैंपास जो होता है डेटा को सिग्नल में ही लेकर के रिजल्ट भी सिग्नल में ही देता है। ओके, और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर ले तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर होता है जो इन दोनों का मिल करके कार्य करता है, यानी कि यह डेटा को एनालॉग सिग्नल पे भी ले सकता है और आंकड़े में भी ले सकता है। ओके, और डेटा को सिग्नल में दे भी सकता है और आंकड़े पर भी दे सकता है। ओके, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि गणना और सिग्नल दोनों पर कार्य करता है। गणना और सिग्नल दोनों पर कार्य करता है, तो ये वो कंप्यूटर है जो गणना और सिग्नल दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, और फिर पूछ दिया कि गणना करने वाले कंप्यूटर कौन से हैं, तो टोटल डिजिटल कंप्यूटर गणना ही करते हैं, मतलब गणना कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सिग्नल पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करते हैं, ये वाला सिग्नल पर कार्य करते हैं, इसका नाम है एनालॉग। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लगभग। आपने इसके बारे में देख लिया कौन कौन से कंप्यूटर। हाँ, यहाँ पूछता है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया रहता है, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम भी दिया रहता है और मैक्स फ्रेम भी दिया रहता है। तो जो मैक्स फ्रेम होता है कंप्यूटर के प्रकार नहीं होते हैं, तो हम मैक्स फ्रेम हमारा गलत हो जाएगा, मैक्स फ्रेम हमारा साइड हो जाएगा। तो देख लीजिए जो कंप्यूटर के प्रकार है, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम और सुपर है। मैक्स फ्रेम नहीं होता है तो मैक्स फ्रेम हमारा साइड में रहेगा। ओके, ठीक है, फिर पूछता है कि कंप्यूटर के आकार में, मतलब कंप्यूटर साइज़ के आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर होगा। हाँ, मैंने बोला था बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हाइट में, नहीं,
इनकी नेटवर्किंग बहुत बड़ी होगी। ओके, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी पूछ देता है ना कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है। पोर्टेबल कंप्यूटर किस कंप्यूटर में आता है? मिनी में आता है, मेन फ्रेम में आता है, सुपर में कि माइक्रो में? पोर्टेबल का मतलब कि हम उसे कहीं भी स्थानांतरित कर सकें इजीली। तो सिंपल है कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, तो हम इसे ही स्थानांतरित कर सकते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर आपका माइक्रो में ही आएगा, ठीक है ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट? देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अभी तक जितना क्वेश्चन इससे डिस्कस किए हैं ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है। ओके, घबरा कर पेपर नहीं देना, एकदम आसानी से पेपर देना, एकदम ईजी। एग्जाम से 2 दिन पहले देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए कुछ देर पहले मैंने लिखा था माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, मॉनिटर। ओके, तो ये जो हमारा 4 डिवाइसेस है, इस 4 डिवाइसेस कंप्यूटर के पास होती हैं और इन चारों को ही मिला करके जब हम एक साथ रख देते हैं तो कंप्यूटर कहते हैं। और जो हम माउस हमारा ख़राब हो गया है, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, हम कहते हैं कि हमारा माउस ख़राब हो गया है। ओके, और जो हमारा कीबोर्ड टूट जाता है या किसी कारणवश ख़राब हो जाता है, उसका वायर कट जाता है, तो हम क्या कहते हैं? हमारे कंप्यूटर का वायर कट गया है? नहीं, हम कहते हैं हमारे कीबोर्ड का वायर कट गया है। ओके, सीपीयू में किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया है? नहीं, हमारा सीपीयू ख़राब हो गया है। ओके, और मॉनिटर फूट जाए तो क्या कहते हैं? हमारा कंप्यूटर फूट गया है? अरे नहीं, मॉनिटर फूट गया है। एग्जैक्ट में कंप्यूटर कुछ होता ही नहीं है, इन चारों के ही एक साथ मिला देते हैं तो एक कंप्यूटर बन जाता है। ओके, जिससे आप लोग सीपीयू कहते हैं ना, जिसे आप सीपीयू कहते हैं, ये जो बड़ा डब्बा होता है जिसको आप लोग सीपीयू कहते हैं, ये सीपीयू नहीं होता है, ठीक है ना? ये सीपीयू नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट। जो बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट। इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, ठीक है ना? इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड और इसके अंदर ही होता है हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, रैम। तो ये चीज़ इसके अंदर लगा होता है। जब सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो अब सब एक साथ जोड़ दिए तो इसका नाम पड़ गया सीपीयू, लेकिन ये सीपीयू एग्जैक्टली होता ही नहीं है। ओके, तो जैसे कि कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर नहीं होता ना, कंप्यूटर में ये 4 चीज़ें लगी होती है तब जाकर कंप्यूटर बनता है। ओके, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। ओके, उसी तरह से जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू में बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, रैम हो गया, सीपीयू फैन हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ जब लगती हैं तो एक सीपीयू बनता है, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसका लिखने का मतलब है कि मैं अब बताऊँगा कि इसमें किस तरह की डिवाइसेस होती हैं। देखिए कंप्यूटर में 3 तरह की डिवाइसेस हमेशा कार्य करती हैं। एक डिवाइस होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये हमारा हो गया 3 डिवाइस, ठीक है? ये 3 डिवाइस कंप्यूटर में कैसे कार्य करती हैं और क्यों इनको रखा गया है? क्यों नहीं कोई और डिवाइस रखा गया है? डिवाइस तो बहुत सारी है ना, क्यों नहीं किसी और डिवाइस को रखा गया? देखिए ये 3 डिवाइस ही रखा इसलिए गया है क्योंकि हमें जो कोई डेटा इन करना है तो हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। और इनपुट डिवाइस होती क्या है? कि कंप्यूटर का वह डिवाइस या ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से यूज़र अपने डेटा को कंप्यूटर तक भेजता है। यानी कि हमने कोई ऐसा डिवाइस लिया है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए कर रहे हैं, तो उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, इनपुट डिवाइस क्या होती है कि जब हम कोई भी डेटा अपने पास जो डेटा रखे हों उस डेटा को कंप्यूटर तक भेजने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि आपको कुछ लिखना है तो हम मॉनिटर से लिख लेंगे? अरे नहीं, मॉनिटर से देखते हैं, लिखते थोड़ा ही हैं। तो हमें एक इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। कीबोर्ड आप सब लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड का जब हम यूज़ करेंगे तो कीबोर्ड ही आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, अगर जब मुझे कोई पिक्चर कंप्यूटर में भेजना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाँ, प्रिंटर का? अरे नहीं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। हाँ, और जो प्रिंटर में स्कैनर लगा हुआ है तब तो वह इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाएगा। ओके, और जो बस प्रिंटर है मतलब प्रिंटर में स्कैनर नहीं लगा है तो वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस होगा। तो देखिए अब जो हमें कंप्यूटर में कोई फ़ोटो डालना है तो हम कि तो स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं या कैमरे का यूज़ करेंगे। तो जो हम स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है, और जो कैमरे का यूज़ कर रहे हैं तो कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। अरे भाई, मुझे कंप्यूटर में ही तो डाटा डालना है ना, अब कैमरे से डालें या स्कैनर से डालें, क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि आप कैमरा का यूज़ करके भी कंप्यूटर के अंदर फ़ोटो डाल सकते हैं
और स्कैनर का यूज़ करके भी आप कैमरे के सिस्टम के अंदर फ़ोटो डाल सकते हैं। ओके, तो जब भी हम बाहर से कोई डेटा कंप्यूटर तक भेजेंगे तो उस डेटा को भेजने वाली जो डिवाइस होगी इनपुट डिवाइस होगी, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइस हैं। ओके, वहाँ पर 4-5 नाम दे देता है, उस 4 नाम दे देता है, जिसमें से एक इनपुट डिवाइस होती है और 3 आउटपुट डिवाइस होता है। और पूछता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, या 4 नाम दे देता है, उसमें से एक आउटपुट डिवाइस होती है और 3 इनपुट डिवाइस होता है, और पूछता है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि 3 आउटपुट डिवाइस का नाम होता है और एक इनपुट डिवाइस का नाम होता है। उसके बाद से पूछता है कि कोई क्वेश्चन में ही जो एक आउटपुट डिवाइस का नाम होगा और 3 इनपुट डिवाइस का नाम होगा, तो क्वेश्चन में ही एक इनपुट डिवाइस का नाम होगा और पूछेगा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस का नाम क्या है, या इसके विपरीत कार्य कौन सी डिवाइस करती है। तो जो इनपुट डिवाइस का नाम देकर के पूछ रहा है ऑप्शन में, जो आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस नहीं हो जाएगा, और जो क्वेश्चन में आउटपुट डिवाइस का नाम देकर के पूछ रहा है तो ऑप्शन जो उसका आंसर होगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जो एक क्वेश्चन पूछे जैसे कि बोल दिया कीबोर्ड का यहाँ पर ऑप्शन दे देता है 4 हम ऑप्शन भी दे देते हैं, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, OMR और प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पर पूछता है कि माइक के विपरीत कार्य करने वाली कौन सी डिवाइस है। माइक के विपरीत मतलब उल्टा होता है। देखिए, माइक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपने आवाज़ को कंप्यूटर तक भेजते हैं। ओके, तो देखिए, जब हम इसके माध्यम से अपने आवाज़ को कंप्यूटर तक भेजते हैं और कीबोर्ड के माध्यम से अपने डेटा को भेजते हैं, माउस के माध्यम से क्लिकिंग काम करते हैं, OMR के माध्यम से हम डेटा को ही अंदर भेजते हैं, और प्रिंटर के माध्यम से डेटा को बाहर निकालते हैं, ना कि अंदर भेजते हैं। तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा प्रिंटर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका प्रिंटर। ओके, तो हमारे हिसाब से ये इनपुट डिवाइस और ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग किया जाता है। देखिए, हमने इनपुट तो कर दिया, लेकिन इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग भी चाहिए। और जो मैं आपको बोल दूँ कि आपको गुणा कीजिए, तो गुणा क्या करेंगे? गुणा करेंगे आप? नहीं पता है ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला बस गुणा करने के लिए। किस में कर पाए? नहीं पता आपको। तो हमने जो आपको एक इनपुट डिवाइस दे दिया, तो जो मैंने आपको ये दे दिया था, आप डायरेक्ट मेरे को बता दिए कि 25 होता है, बट मैं बोल दूँ कि 32 × 33, तो आप क्या करेंगे? तो अभी क्या करेंगे, आपकी इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपने दिमाग से करेंगे, यानी कि हमने आपको इनपुट दे दिया, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट तो दे दिया है, लेकिन कार्य करने के लिए अभी वो प्रोसेसिंग में भेज दिया। यानी कि आपको मैंने ये जो डेटा दिया है, आप कार्य करने के लिए अपने माइंड में प्रोसेसिंग को भेज दिए हैं। अब प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ पे कार्य हो रहा है, इसका जो रिजल्ट आएगा आपको बता दे, मतलब आप मेरे को बता देंगे। वैसे ही कंप्यूटर को जब हम डेटा देते हैं तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेसिंग डिवाइस को भेज देता है, और प्रोसेसिंग डिवाइस उस पर कार्य करता है, और उस पर जो कार्य कर लेता है ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्रोवाइड कर देता है। ओके, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जो इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डाटा पे कार्य करती है। ओके, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जो हम इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा देते हैं, उस डेटा पे कार्य करती है। जैसे कि CPU हो गया, ठीक है। ओके, CPU के 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं आपको। एक होता है CU, एक होता है MU, एक होता है ALU। ठीक है, CU होता है कंट्रोल यूनिट, लिख लीजिएगा क्योंकि पूछता है फुल फॉर्म। CU का फुल फॉर्म, MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो देख लीजिए, CU का फुल फॉर्म हो गया, MU का फुल फॉर्म और ALU का फुल फॉर्म। पूछता है कि CPU में कौन कौन से पार्ट होते हैं, या CPU किन किन पार्टों से मिल करके बना हुआ है, या 2 पार्ट का नाम दे देता है, पूछता है कौन सा और पार्ट हो जो CPU में यूज होता है, या 1 पार्ट का नाम दे देता है, पूछेगा 2 पार्ट और कौन से जो CPU में यूज होते हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट का नाम बाहर दे देगा और पूछेगा CPU में कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। तीनों का नाम एक ही साथ दे देगा और पूछेगा CPU में कौन सा पार्ट यूज़ होता है। मतलब एक साथ देने का मतलब कि ऐसे करके ऑब्लिक करके देगा और नीचे 3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा रहेंगे। ओके ना, तो ठीक है। तो CU होता है कंट्रोल यूनिट, MU होता है मेमोरी यूनिट, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आप लिख लीजिएगा। ओके, बाकी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसके कारण मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। इसके बाद का टॉपिक हम कल बात करेंगे। 5 दिन का है, फंडामेंटल ज़्यादा नहीं चलेगा। फंडामेंटल के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद से ख़त्म। ओके, तो विशेषकर जिनको मई में एग्ज़ाम देना है या जून में, वो लोग क्वेश्चन को नोट्स करते रहेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे होंगे उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल से लाता हूँ और बता रहा हूँ आपको। ठीक है,